कोई वहां से जीत के आया, कोई वहां से सीख के आया। आप में से एक भी हार करके नहीं आया है। सिर्फ आंकड़ों का हिसाब नहीं है जी। हर देशवासी एक गर्व अनुभव कर रहा है, एक नया विश्वास देश के अंदर भर जाता है। आप सभी ने सिर्फ पिछले रिकॉर्ड ही तोड़े ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्र में तो आपने उस रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया है। ये 111 सिर्फ 111 नहीं है, 140 करोड़ सपने हैं ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज का ये हमारा बेहद खास कार्यक्रम, और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये हमारे देश के गौरव हैं, हमारे देश के अभिमान हैं। ये भारतीय सेना के पैरालंपिक एथलीट हैं जिन्होंने चौथे एशियन गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। हम इनसे आज बातचीत करेंगे, हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे इतनी बड़ी चुनौतियों को स्वीकार किया और जो जीत है वो हमारे देश के नाम किया। हमारे साथ सारे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि देश के अलग अलग क्षेत्रों से हैं। इसके अलावा हमारे साथ में हैं लेफ्टिनेंट कर्नल नितिन मेहता, जो कि ऑफिसर इंचार्ज हैं इन खिलाड़ियों के। पैरालंपिक आर्मी पैरालंपिक एथलीट जो टीम है उनके इंचार्ज भी हमारे साथ में हैं। सबसे शुरुआत में तो बस आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये इतनी बड़ी तैयारी कैसे की और ये कैसे आप लोगों ने बीड़ा उठाया? ये आर्मी पैरालंपिक नोट जो है 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था, और तब से लेके अभी तक हमारी कोशिश यही रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सैनिकों को, जिनको अपनी ड्यूटी के दौरान वो उनको इंजरी हो जाती है और दे लूज़ देयर लिम्स, तो उनको हम रिहेबिलिटेट करें और स्पोर्ट्समैन बनाएं। तो हमने पिछले 6 सालों में 140 नेशनल मेडल जीते हैं और 65 इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं, जिसमें हमारा आज की डेट में 1 एशियन रिकॉर्ड है और 7 नेशनल रिकॉर्ड है। जो आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारे साथियों को, ये लोग कड़ी मेहनत और परिश्रम से, अपने सिर्फ परिश्रम से और आर्मी के सपोर्ट से और मिशन ओलंपिक के सपोर्ट से आज इस मकाम पे पहुंचे हैं कि हमारे 11 एथलीट्स गए थे 4th पैरा एशियन गेम्स में, और हमने 7 मेडल जीत के आए हैं, जिसमें से 1 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 1 एशियन रिकॉर्ड है। तो इनको जो तैयार करने का प्रोसेस है वो सबसे पहले आता है कि हम इंडिविजुअल को ऐसे मोटिवेट करें कि उसकी डिसेबिलिटी के बावजूद, उसकी इंजरी के बावजूद वो विलिंग है स्पोर्ट्समैन बनने के लिए। इनमें से कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो पहले से स्पोर्ट्समैन था। ये सब नॉर्मल जनरल ड्यूटी में इनरोल हुए थे आर्मी में। आप बताइए हमें, आपका कैसा अनुभव रहा एशियन गेम्स में? मेरा नाम हवलदार अजय कुमार है। मैंने 4th पैरा एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। इस मेडल का श्रेय मैं आर्मी पैरालंपिक नोड, मिशन ओलंपिक विंग, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर और अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। कब से आप खेल के मैदान में कब से हैं? मेरी इंजरी 2017 में हुई है। उसके बाद खेल जो अपना ज्वाइन किया और आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर के द्वारा हमें ब्लेड दिया गया। ब्लेड देने के बाद हमने लगभग 4 साल कड़ी मेहनत की और अभी एशियन गेम में सिल्वर मेडल जीता हूँ। क्या बात है, आप बताइए आपका अनुभव कैसा रहा? जी, मेरा नाम सूरज सिंह है और मेरी इंजरी 2020 नवंबर में हुई थी। उसके बाद मैं आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे में आया। वहाँ पे एपीएन के हमारे आर्मी पैरालंपिक नोट से कोचेस और स्टाफ आते हैं। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप गेम में आइए और देश के लिए कुछ करिए। सूरज, कैसे आप अगर हमें बता सकें इंजरी कैसे हुई थी आपकी? जी, मेरी इंजरी रोड एक्सीडेंट हुई थी। उसके बाद पैर में इन्फेक्शन फैलने के बाद डॉक्टर ने बोला आपका एम्पुटेशन करना पड़ेगा, तो डॉक्टर ने बेलोनी मेरा एम्पुटेशन कर दिया।
कई बार ऐसा होता है सूरज की हिम्मत इसलिए भी छोड़नी पड़ती है कि शरीर में इतनी तकलीफ़ है, तो लगता है कि नहीं एक बार हम जॉब छोड़ देते हैं। इसके बावजूद आपने ये बहुत बड़ा फ़ैसला लिया, इसके पीछे क्या वजह है? जी, पहली बात तो हम फौजी हैं और कभी पीछे नहीं हटते, तो हम उस चीज़ से निकल करके एम्पुटेशन के बाद में जब मेरा पैर कट गया तो उससे निकल करके दिमाग में एक ही था कि अब इस अगर जो हो गया वो हो गया, अभी मेहनत करके कुछ ऐसा करना है कि लोग इसके बावजूद मुझे जाने। भारतीय सेना कभी देखिए हिम्मत नहीं हारती है और चाहे हालात कोई भी हो, हमें बस डटकर बने रहना है, चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर लड़ाई का मैदान हो। मैं सही हूँ? जी, मेरा नाम हौलदार होगा तो सेमा है। मेरा इंजरी जो है 2002 14 अक्टूबर को हुआ था। उससे पहले मैं इंजरी से पहले मैं मतलब मेरा इंडियन आर्मी में जाने का मकसद जो था वो जो है मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन करके उसके बाद मैं ये पारा एसएफ में जाने का मेरा बहुत मन था, मेरा मतलब इच्छुक था। तो मैं वहाँ से मतलब ट्रेनिंग वगैरह करके अपना पलटन गया, पलटन जाके वहाँ से मैं पारा एसएफ के लिए नाम दिया था मेरा। तो नाम आ गया मेरा। आने के बाद जो है मैं मतलब एसएफ में ज्वाइन करने के लिए सिर्फ 3 दिन था। तो मैं सोचा कि यही मेरा मतलब अपने कंपनी के साथ मेरा लास्ट ऑपरेशन होगा बोल के मैं मतलब वो लोगों के साथ ऑपरेशन में गया है। तो उस टाइम में जो है मतलब ये मेरे को माइंड ब्लास्ट इंजरी हो गया है। तो उसके बाद में इतना मेरा जो सपना जो है मैं टूट गया था, क्योंकि मैं इतना मेरा मन था कि मैं पारा एसएफ ज्वाइन करने के लिए। तो ठीक जाने से पहले इसे हो गया। उसके बाद मेरे को वहाँ से श्रीनगर बेस हॉस्पिटल 92 बेस हॉस्पिटल लेके आया। तो वहाँ लेके आने के बाद जो है डॉक्टर ने मेरे को बोला कुछ नहीं होगा। ट्रेन के एरिया में आप बता रहे हुआ है आपका माइंड ब्लास्ट में, क्या हुआ था सर? माइंड ब्लास्ट में पैरों को काफ़ी नुकसान हो गया था। तो मतलब ये मेरा चोट लगा था तो उसमें बचा नहीं पाया। तो ये जो है वो लोग ने जो है डॉक्टर ने ये काट दिया, इसको ऑपरेशन करके मतलब वो एम्पुटेशन करा दिया मेरे को। उसके बाद मेरे को वहाँ से फिर ये आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे में भेज दिया। तो वहाँ पे जो मैं मतलब इसे वो लोग को देख के मैं काफ़ी मतलब वो मोटिवेशन मेरे को मोटिवेटेड हुआ है। सर ये हिम्मत, लेकिन ठीक है मोटिवेशन मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सर ये तो बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए इसके लिए कि आपके पैर ही आपके साथ नहीं हैं और इसके बावजूद मतलब मुझे एक बार देख करके सोचना पड़ रहा है कि कैसे ये हिम्मत कहाँ से आती है आप लोगों को? ऐसे तो हम तो इंडियन आर्मी है, तो इंडियन आर्मी का जवान जितना भी है वो तो बहुत मतलब दिल से इतना बहादुर होता है, इतना मजबूत होता है कि कभी हार नहीं मानता है। ब्रॉन्ज मिला है आपको, कौन से गेम में मिला है सर? मेरा नाम उन्नी रेणु है, T44 हाई जंपर है। मतलब 2013 में आर्मी में हुआ था। उसके बाद 2019 में 10 दिन का छुट्टी आया था। उस टाइम मेरे को बाइक एक्सीडेंट हुआ था। मैं पहले से स्पोर्ट्समैन है, मतलब हाई जंप करता था। उसके बाद 2019 में एक्सीडेंट होने के बाद मैं सोचा था मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया, इधर स्पोर्ट्स ख़त्म, कुछ नहीं कर सकेगा, मेरे को आर्मी से आउट करेगा, ऐसे मैं सोच रहा था। मतलब बहुत रो रहा था। उसके बाद 2000 मेरे को बाथरूम जाने के लिए भी बहुत मुश्किल था। उसके एक्सीडेंट होने के बाद मेरा शादी हुआ था। मेरा वाइफ भी स्पोर्ट्समैन है, हाई जंपर है, मतलब वो भी बहुत सपोर्ट किया मेरे को। उसके बाद 2021 में मैं आर्मी पैरालंपिक नोड में आया। 2 साल में अभी नेशनल गोल्ड भी जीता है, इंटरनेशनल 3-4 इंटरनेशनल मेडल भी जीता है, गोल्ड मेडल भी जीता है, शारजा में सिल्वर मेडल भी जीता है। अभी पेरिस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पेरिस में गया था, उधर भी फिफ्थ आया था। अभी एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज है। आपकी इंजरी मतलब यहाँ से कटा है, हड्डी काट के ये पैर छोटा किया था। इतनी बड़ी इंजरी होने के बावजूद सोचिए मेडल भी मिला तो सीधे हाई जंप में, इसे कहते हैं हौसला। और अब हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि वो जहाँ के हैं उस जगह को ही किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। हमारा जम्मू कश्मीर, वहाँ से आप हैं, जैकलाई से आपका ताल्लुक़ है। मुझे बताइए कि आपने कब सोच लिया या फिर ऐसी क्या हालात बने कि आपने खेल के मैदान में आने के लिए सोचा, और अपनी उसे अगर उसके पीछे की भी जर्नी अगर हमारे साथ में आप शेयर करना चाहें। मेरा नाम आमिर अहमद भट्ट है। मैं 2021 में, वैसे मैं 2012 से फ़ौज में हूँ और 2018 मार्च में मेरे को लगी थी। उसके बाद 2021 में मैंने अपना AMU आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट, जहाँ पे तमाम शूटरों को इंडिया जो हमारे बेस्ट शूटर है अपने इंडिया के, और जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पे उनके साथ रह के वहाँ पे मुझे ट्रेन करा गया। और मैंने 1.5 साल के अंदर ही पहला इंटरनेशनल मेडल, जो कि चैंगवांग साउथ कोरिया, और दूसरा ओसीजैक क्रोएशिया, और तीसरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड जीतकर और आर्मी और
पेरिस ओलंपिक्स 2024 कोटा क्वालिफाई कर लिया। तो कैसा लगता है जब जीत के बाद अपने देश का तिरंगा हम ऊपर जाते हुए देखते हैं, कैसा लगता है? वो पल कैसा होता है आप लोगों के लिए? सबसे बड़ा पल वो होता है कि जब हमारी वजह से जब हम खासकर गोल्ड मेडल जीतते हैं और वहाँ पे 55 या 60 कंट्री से अबो ही रहती है, तो वहाँ पे जब हम गोल्ड मेडल जीते और हमारे देश का तिरंगा लहराता हुआ और आपका राष्ट्रगान चला हो, तो वो बेस्ट मोमेंट होते हैं हर एक खिलाड़ी के लिए। थोड़ा अगर और समय मिल जाता तो शायद सेना में आप अपने और योगदान को दे पाते, इस बात का कहीं अफसोस है या फिर खेल के मैदान पे ही अब आपने सोच लिया है कि आगे क्या करना है? नहीं, लगने के बाद मतलब विल पावर तो नहीं गया, चलो अगर आपको लगी है, लगने के बाद मैंने उस मोटिवेशन को, उस विल पावर को कांस्टेंट रखा और जो मैं पहले नहीं कर पा रहा था वो मैंने लगने के बाद किया है। जस्ट लाइक कि आई एम द फर्स्ट इंटरनेशनल मेडलिस्ट फ्रॉम पैरा स्पोर्ट जिसने 1.5 साल के अंदर ही एक इंटरनेशनल मेडल भी जीता और पैरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी किया है। और मैं ट्राई सर्विस में जैसे जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को मिला के उन तीनों में से मैं फर्स्ट इंटरनेशनल मेडलिस्ट पैराशूटर हूँ मैम। बहुत बहुत बधाई आपको। और जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारे देश के गौरव हैं, हमारे अभिमान हैं। नितिन सर, हमें क्या ये आप समझा सकते हैं कि चूँकि ये सारे सर्विंग हैं लेकिन इसके बावजूद अब किसी न किसी हालात की वजह से ये खेल के मैदान में है, तो इनके लिए क्या नियम होते हैं भारतीय सेना में? यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं इनमें से मैक्सिमम बैटल कैजुअलिटीज़ हैं जो कि एक्शन में, फील्ड एरिया में, लाइन ऑफ कंट्रोल में जिनको इंजरी हुई है। तो फौज, आर्मी जो है वो ऐसे केसेस को सर्विस में ही रखती है और क्योंकि इनको इंजरी है इसलिए फील्ड एरिया में नहीं जाते हैं और पीस स्टेशन से पीस स्टेशन में मूव करते हैं। तो 2017 में ये डिसीजन लिया गया कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको डिसेबिलिटी हो गई है इनको हम एक जगह इकट्ठा करके हम एक स्पोर्ट्स नोड बनाते हैं और हम पैरा स्पोर्ट्स में इनको ट्रेन करते हैं। जैसे एबल बॉडीड के नोड्स हैं हमारे पास आर्मी में, वैसे ही ये इकलौता ट्राई सर्विसेज का नोड है। तो इनकी यूनिट से जो ये अपनी यूनिट्स में एडम ड्यूटी कर रहे थे, रूटीन ड्यूटीज़ कर रहे थे, इनको वहाँ से निकाल के हमने इनको एलीट स्पोर्ट्समैन बनाया है। बाकी टाइम में मान लीजिए कि जब गेम्स नहीं चल रहे होते हैं तब ये क्या करते हैं? तब ये गेम के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, वही हमारा नारा है। हम उस हर एक चैम्पियनशिप के लिए इनको तैयार करते हैं। इनके फेजेस होते हैं, रिकवरी फेज़ होता है, कॉम्पिटिटिव फेज़ होता है। तो इनकी जो लाइक एनी अदर स्पोर्ट्समैन जो इनके जो फेजेस है, साइकिल्स हैं, ट्रेनिंग साइकिल्स है, वही इनकी चलती हैं। तो ये सारा साल हमारे पास ट्रेनिंग करते हैं। दे प्लान फॉर द नेक्स्ट चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, पैरालंपिक्स हो गए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हो गई, ग्रैंड प्रीज हो गई, उनके लिए हम इनको ट्रेन करते हैं। और उसके लिए हमें आर्मी की तरफ से काफ़ी सुविधा मिलती है। इनके लिए हमें इक्विपमेंट मिलता है, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट मिलता है, लेटेस्ट इक्विपमेंट मिलता है, डाइट मिलती है, इनके लिए वेलफेयर का हमें इक्विपमेंट मिलती है और फंड्स मिलते हैं। तो हम उनको यूटिलाइज करके वी गिव देम द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़। इतनी सुविधाओं के बावजूद इनको ट्रेनिंग देना इतना आसान नहीं होता है, ये हमारे कोच बताएंगे। सर, कितना मुश्किल होता है इनको ट्रेनिंग देना, इनको तैयार करना, कितना मुश्किल होता है? मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद है, मैं फ़ौज में सूबेदार हूँ और मैं आर्मी रोइंग नोड में कोच हूँ, एज ए रोइंग कोच। सबसे पहले तो ये मैम कि जब ये हमारे पास आते हैं सिलेक्ट होके, तो ये बिल्कुल से बिगनर होते हैं, स्पोर्ट्स का कोई बैकग्राउंड नहीं होता। तो हमारे लिए सबसे चैलेंज होता है कि इनको पहले हम कंडीशनिंग करके इनकी फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा मजबूत करें जो है। और फर्स्ट में जब स्टार्ट फेज चलता है इनका, प्रिपरेटरी फेज चलता है इनका जो है, तो उस टाइम जब ये बिगनर होते हैं तो काफ़ी सारी इंजरी भी इनको आती हैं जो है। और ऑलरेडी ये इंजर्ड होने की वजह से मैक्सिमम लेग इंजरी होती है इनकी, जो हमारे गेम में लेग इंजरी होती है, तो काफ़ी पेनफुल रहता है इनका जो है। लेकिन आप तो टारगेट रखते होंगे हर खिलाड़ी से कि हर खिलाड़ी गोल्ड लेकर आए, उस स्तर पर कैसे तैयारी होती है? सर, हर किसी से उम्मीद तो यही रहती है कि गोल्ड लेकर आए, भारत के लिए गोल्ड लेकर आए, उसकी तैयारी कितनी कड़ी होती है? उसकी तैयारी एकदम से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप इनको पहले बिगिनर लेवल से इनको डेवलपमेंट फेज में डाल के धीरे धीरे इनको नेशनल लेवल फिर इंटरनेशनल लेवल के लिए इनको प्रिपेयर किया जाता है।
इसके लिए इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनका जो प्रोस्थेटिक्स होता है वो इतना आसानी से पैर के अंदर जगह नहीं बना पाता है। वो डालने के लिए इनको कभी उसमें कट लग जाता है, कभी फुंसी वगैरह हो जाती हैं, तो इनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं स्टार्टिंग में। काफ़ी दिक्कतें होती है। सर बहुत शॉर्ट में आप भी समझाएंगे इनको तैयार करने के पीछे कितनी कड़ी मेहनत कोचेस की होती है? मेरा नाम सूबेदार नवीन है, मैं एथलेटिक्स कोच हूँ। जैसे बताया रविंद्र कोच ने बताया है कि इनको रनिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी आती हैं, जंप वगैरह कराते हैं तो फुंसी वगैरह हो जाती हैं, फिर पसीना जो आता है उसमें प्रॉब्लम होती हैं, तो इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। तो इनको बीच बीच में वही रेस्ट भी दिया जाता है। फिर दोबारा इनको वापस उसी ट्रेनिंग में डालने के लिए इनको काफ़ी प्रॉब्लम वो करनी पड़ती है। मेरा नाम सूबेदार अनिल राठी है और मैं पैरा कैनो का कोच हूँ। और मैम इस चीज़ के लिए हम कभी प्लेयर को ये नहीं बोल सकते कि वो नहीं कर पाएगा। मैम ये मोटिवेशन हमारा ऐसा होता है इंडियन आर्मी में कि हम कर सकते हैं। क्या है कि उसके लिए जैसे प्लेयर थक गया, थोड़ा सा उसे रेस्ट दे देंगे, देन उसके बाद में फिर प्लेयर अपने फिर उसी रिदम में आ जाता है। क्योंकि कोच से ज़्यादा प्लेयर और प्लेयर से ज़्यादा कोच को, दोनों को एक साथ, दोनों को उम्मीद जुड़ी होती है एक दूसरे से। बहुत अच्छी बात आपने कही सर। बहुत छोटा सा कंक्लूजन आपसे भी, तब बाकी खिलाड़ियों से भी मैं बात करूँगी जी। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोचेस को और एज ऑफिसर इंचार्ज मेरे को आती है, हर एक इंडिविजुअल की जो इंजरी है वो अलग है, उसकी डिसेबिलिटी अलग है। जो कोच है हमारे पास उनको इंजरी नहीं है, तो ये समझना कि डिसेबिलिटी कितनी है, क्या है, उसकी डिसेबिलिटी के बावजूद हर एक एथलीट की कैपेबिलिटी क्या है, उसको समझना सबसे बड़ा हर्डल है एक कोच के लिए। अगर कोच उस हर्डल को पार कर लेता है और समझ पाता है कि एथलीट की कहाँ से कमी पेशी है और कहाँ उसको ज़्यादा हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत है, तो वहाँ से फिर जो जर्नी है इट बिकम्स ईजियर फॉर द पोडियम फिनिश एट द गेम्स। आपके जो कोच हैं, आपके जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं या फिर जो आपके टीम लीडर हैं, वो तो हार नहीं मानते हैं। क्या कभी कोई खिलाड़ी हार मान लेता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है? मैं सूबेदार सुमन राणा, पैरालम्पियन। और नहीं, हार तो फौजी आदमी हार कभी नहीं मानता है। अब कोच मतलब थोड़ा रेस्ट दे के और थोड़ा पैर का हमारा थोड़ा अलग टाइप का होता है, आर्टिफिशियल पैर लगा के चलना पड़ता है। उसके हिसाब से कोच और प्लेयर का कॉम्बिनेशन करके थोड़ा रेस्ट देना और प्रैक्टिस रेगुलरली करना है। हार आप कभी नहीं मानता है, रेस्ट कभी नहीं करते हम। आपकी इंजरी कैसे हुई थी? मेरा माइंड ब्लास्ट इंजरी हुआ है जम्मू में, JNK में 2006 में। उसके बाद में मैं ALC में पैर बनाने के लिए आया था। कुछ बंदे मिला है, मतलब पहले खेला हुआ बंदे, उन लोग से मोटिवेशन मिला। उसके बाद में मैं नोड में आया। नोड से मैं कंटिन्यू नेशनल, इंटरनेशनल लेवल, ओलंपिक लेवल तक पहुंच के अभी ये 4 एशियन पैरा गेम में भी सिल्वर मेडल लेके आया। अभी नेक्स्ट इवेंट अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है मई में। उसके बाद में हम ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओलंपिक अगस्त सितंबर में होता है। उसमें मेडल लेने का तो तकरीबन 99% एक बंदे का टैलेंटेड है। उस हिसाब से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। नोड में भी सपोर्ट मिल रहा है, आर्मी से भी सपोर्ट मिल रहा है, कोई स्पॉन्सर है उससे भी सपोर्ट मिल रहा है। मतलब हार कभी नहीं है हमारे पास। जब आपका लीडर, जब आपके जो चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जब वो कह रहे हैं कि मैदान में उतरो, हम सब साथ हैं, तो फिर क्या कहना? सेना अध्यक्ष से मुलाकात हुई आपकी, सेना प्रमुख ने क्या कहा आपको? इतना मतलब हम लोग को इतना मोटिवेशन करना हमारा बहुत गर्व की बात है। एक सेना अध्यक्ष साहब जी मतलब हम लोग का इतना टाइम निकाल के प्लेयर को इतना मोटिवेशन करने में मतलब और मोटिवेशन और ऊर्जा मिल जाता है, और लड़ने का और ताकत मिल जाता है, और मेडल लेने का यस इच्छा हो जाता है देश के लिए। ये फॉर्मूला तो हम आपसे ज़रूर आप लोगों से समझना चाहेंगे कि जो सामान्य ज़िंदगी है उसमें अगर किसी का हाथ टूट जाता है, किसी के पैर टूट जाते हैं, थोड़ी सी इंजरी हो जाती है, तो इंसान थक करके महीनों बिस्तर में बैठ जाता है। ये जोश, ये जज्बा क्या है कि भारतीय सेना ने क्या ऐसी तैयारी की है कि आप इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी खेल के मैदान में दिखते हैं? जी मैम, मेरा नाम है हवलदार नारायणा, मैं पैरा रोअर हूँ। तो मेन चीज़ है कि मैम जब हम फौज में आता है हमें पहले सिखाते हैं कि जो हार नहीं मानना। तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग के हिसाब से हम ऐसे दिल और मजबूत रख देते हैं। आपकी मुलाकात हुई चीफ से, क्या कहा उन्होंने? मैम साहब ने कहा था मतलब हमें साहब से मिलकर बहुत अच्छी लगी है। और साहब ने भी पूछा था मतलब वहाँ क्या और इधर के बारे में क्या पूछा था, मतलब क्या वेरिएशन है। तो हमने बताया था मैम वहाँ भी अच्छा है, इधर भी अच्छा है, बढ़िया मोटिवेशन मिल रहा है इधर से। जी आपकी इंजरी कैसे हुई थी सर?
मेरा नाम नायब सूबेदार सोमेश्वर राव है और मैं T64 कैटेगरी का लॉन्ग जंपर हूँ। और मेरा जो मैं पैर में जो इंजरी है वो माइन ब्लास्ट इंजरी हुआ था 2013 में। माइन ब्लास्ट इंजरी JNK में हुआ था, उरी सेक्टर में। फिर मैं 2014 में ALC पुणे में एडमिट हुआ था, तो वहाँ पे एक दो बंदा को दौड़ते हुए देखा, तो मैंने भी उनको देख के मैंने भी शुरू किया था। नेशनल इंटरनेशनल का बहुत मेडल है, लेकिन इस बार 4th एशियन पैरा गेम्स में थोड़ा प्रैक्टिस कमी की वजह से, इंजरी की वजह से कम प्रैक्टिस नहीं कर पाया, उसकी वजह से मेडल नहीं मिल पाया। अगली बार जरूर पूरा कोशिश से मेडल लेने के लिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल लेकर आएंगे। और जो लोग आपको इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप देखिए, अगर हो सके तो ज़िंदगी में किसी बहाने को अपनी इच्छाओं के आगे नहीं आने दीजिए। ऐसे पैर के साथ भी कोई व्यक्ति अगर चाहे तो खेल के मैदान में, जंग के मैदान में उतर सकता है, लेकिन उसके लिए आपका हौसला मजबूत होना चाहिए। आप बताइए सर। मेरा नाम जसवीर है। मेरी इंजरी घर पे हो गई थी, मैं छुट्टी के दौरान था, एक्सीडेंट हो गया था, उसमें हाथ कट गया था। और हाथ कटने के बाद मैं पुणे गया आर्टिफिशियल हाथ लगवाने के लिए। वहाँ से मेरे को APN ने रिसीव कराया कि आप गेम कर सकते हो, गेम के लिए बुलाया। फिर उन्होंने मेरे को पूरा मोटिवेशन दिया, आप कर सकते हो। तो मेरी इंजरी को 10 महीने हुए थे, तो मैं एशियन गेम्स में मेडल तो नहीं लेके आया इसका, लेकिन 4th प्लेस रही, परफॉर्मेंस अच्छा रहा। सर, आगे पेरिस के पैरालंपिक के लिए भी हमें तैयारी करनी है, जो कि अगले साल है। उसकी कैसी तैयारी, या फिर कैसे उसके लिए आप लोग खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं, जो पेरिस में पैरालंपिक होने वाला है? जो पेरिस में पैरालंपिक होने वाले हैं उसकी हमारी पूरी तैयारियां हैं, और जनवरी से हमारे क्वालिफाई स्टार्ट हो जाएंगे। हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, और हम ओलंपिक क्वालिफाई करके ओलंपिक में जाएंगे और देश के लिए ज़रूर मेडल लेके आएंगे। मैंने अभी एक खिलाड़ी से ये सवाल किया था कि उन्होंने बताया कि उनके लिए वो पल बहुत बड़ा होता है जब कई देश के बीच में उनको पीछे करके हमारे देश का, जब हम राष्ट्रगान सुनते हैं और हम खड़े होते हैं। आपके लिए कौन सा पल जो है वो सबसे बड़ा रहा है इस बार के एशियन गेम्स में? मैम, हमारा भी वही था। हमने अपने जो नेशनल के फ्लैग है जो हमने अभी लहराए, तो हमें भी अच्छे लग रहे हैं, वही फीलिंग है। आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब किसी इवेंट में ऐसा भी था, उसमें एशियन गेम में हमारा तीनों प्लेयर और हमारा ये फ्लैग, इंडिया का फ्लैग उठ रहा था फर्स्ट से। मतलब इतना गर्व लगता था कि मतलब हम भी, और मेहनत करने से हम भी और कर सकता है। इतना तीनों एक साथ इवेंट करके तीनों का मतलब गान बजता है इंडिया का, मतलब वो कर सकता है सभी, मतलब प्लेयर भी, ऐसा मतलब महसूस हो गया। जब देश का झंडा ऊपर हो और जो आपके खिलाड़ी हैं वो सामने खड़े हों और टीवी खुला हो, आपको पता है कि पूरे देश की निगाहें इस वक्त आपके ऊपर है, लेकिन आप ये सोच करके खुश हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने देश के नाम को रोशन करने में आपने योगदान ज़रूर दिया है। सर, मैंने सही कहा? बिल्कुल आपने सही कहा। और वहाँ पे जब आप स्टेडियम में होते हैं और राष्ट्रगान बजता है, तो ज़्यादा गर्व इसलिए महसूस होता है कि और लोगों के देश भी आपके राष्ट्रगान के लिए खड़े हो रहे हैं और आपके झंडे को, तिरंगे को सम्मान दे रहे हैं। और हमारे 11 एथलीट्स गए थे सेना के, उसमें से एक जब गोल्ड मेडल आया, मैं जब मेडल सेरेमनी हुई और राष्ट्रगान हुआ, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे गूज बम्प्स मेरे को आज तक अपने लाइफ में नहीं हुए। एंड सेकेंड मोमेंट वाज जब हमारे आर्मी के ही 2 एथलीट्स एक ही इवेंट में सिल्वर और ब्रॉन्ज लेके आए, तब भी वो बहुत गर्व का मोमेंट था। इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज देयर OIC, बिकॉज आई वाज सो हैप्पी कि हमारे आर्मी के एथलीट्स की वजह से एक ही इवेंट में 2 झंडे हमारे हैं। सर, आगे जो पेरिस में पैरालंपिक होने वाला है अगले साल, उसकी क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं और क्या टारगेट भारतीय सेना ने रखा है? पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के लिए हमारे आर्मी के एथलीट्स ने ऑलरेडी 2 कोटा कंट्री के लिए लेके आ गए हैं। सूबेदार सोमेन राणा एथलेटिक्स में और लांस हवलदार आमिर शूटिंग में ऑलरेडी अपनी जगह बना चुके हैं फॉर द इवेंट। अभी आने वाले मई में वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप जितनी भी होती हैं वो कोटा इवेंट्स होता है। तो हमारा एम और सेना के एम यही है कि कम से कम हम 6 से 7 एथलीट्स को हम पेरिस पैरालंपिक्स में क्वालिफाई कराएं पहले, और फिर उसके बाद मैक्सिमम पोडियम फिनिश हम लेके आएँ, ताकि जो हम दोबारा से जो हमें हमारे एथलीट्स को सेकेंड इनिंग्स मिली है
देश टू सर्व द नेशन, हम वी प्राउडली फुलफिल दैट ड्यूटी एंड ब्रिंग लॉरल्स टू द कंट्री। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आप सब ने हमें अपना समय दिया और हमारी उम्मीद है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप आगे गोल्ड लेकर के आएँ और आगे हम अपने भारतीय सेना के खिलाड़ियों को ऐसे ही ऊंची उड़ान उड़ते हुए हम देखें। हम यहाँ पर इस कार्यक्रम को विराम देते हैं, लेकिन एक छोटी सी झलक हम आपको दिखाना चाहेंगे इन खिलाड़ियों की जो अपने आप में 4th एशियन गेम्स के लिए झलक रही, लेकिन वो काफ़ी यादगार रही। देखते रहिए आप संसद टीवी। नमस्कार।